हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम देखिए 2024 के लिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिकली जो 3 अंकों वाले या 4 अंकों वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम 4 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन तो देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक को समझाइए। कई बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखिए देखेंगे समष्टि व समुदाय के मध्य अंतर। और तीसरा प्रश्न देखेंगे जलीय पादपों में पाए जाने वाले अनुकूलन। और फिर इसके बाद मरुद्भिद पादपों में पाए जाने वाले अनुकूलन। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं किसी भी इकोसिस्टम की तो इकोसिस्टम के 2 प्रमुख घटक होते हैं। एक तो होता है जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। तो जैविक घटक की यहां पे बात की गई है। जैविक घटक का मतलब होता है बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत किसी भी इकोसिस्टम के सभी जैविक सदस्य यानी कि जीवित जीवधारी आते हैं। तो जब भी बायोटिक कंपोनेंट की बात आएगी या जैविक घटक की तो इसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि सभी के सभी जैविक सदस्य यानी कि जीवित जीवधारी आते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। तो आपको याद रखना है पादप, जंतु व सूक्ष्मजीव ये सभी किसमें आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट में, किसी भी इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र के बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। बात करें यदि जैविक घटक की तो जैविक घटक को देखिए पुनः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले तो इसमें आते हैं प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, इसके बाद कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता और फिर इसके बाद डिकम्पोजर यानी कि अपघटक। सबसे पहले बात करते हैं उत्पादक क्या होते हैं। तो देखिए उत्पादक बेसिकली इसके अंतर्गत सभी के सभी हरे पौधे यानी कि ग्रीन प्लांट आते हैं। और उत्पादक सभी के सभी बेसिकली ऑटोट्रॉपिक होते हैं यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अंतर्गत सभी के सभी ग्रीन प्लांट आते हैं। तो उत्पादक में आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं जो कि स्वपोषी होते हैं अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद जैविक घटक में जो दूसरी श्रेणी में आते हैं वो कहलाते हैं उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स। देखिए उपभोक्ता या कंज्यूमर्स की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सभी के सभी विषम पोषी जीव आते हैं अर्थात ऐसे जीव जो कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर या किसी अन्य पर आश्रित होते हैं। बेसिकली उत्पादकों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं यानी उपभोक्ता जो होते हैं ये उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं मुख्य रूप से। फिर इसके बाद देखिए ये बेसिकली शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी भी हो सकते हैं यानी ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स भी हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की यदि बात करें तो इन्हें पुनः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्सरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स की यदि हम बात करें तो ये अपना भोजन सीधे उत्पादकों से प्राप्त करते हैं और ये प्रायः शाकाहारी होते हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये भी अपने भोजन के लिए सीधे किन पर आश्रित होते हैं? डायरेक्ट प्रोड्यूसर या उत्पादकों पर आश्रित होते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आपको याद रखना है ये डायरेक्ट प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चूहे, खरगोश, हिरण, बकरी आदि ये सभी के सभी हर्बीवोर्स होते हैं अर्थात प्राइमरी कंज्यूमर्स में आने वाले जितने भी जीव हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। इसके बाद देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स या द्वितीयक उपभोक्ता की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत प्रायः मांसाहारी जीव आते हैं तथा ये अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं का शिकार करके प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेढक, मछलियां, पक्षी, भेड़िया आदि। जब भी बात आती है द्वितीयक उपभोक्ता की यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स की तो आपको याद रखना है कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं ये मांसाहारी होते हैं और ये जो शाकाहारी जंतु होते हैं अर्थात जो प्राथमिक उपभोक्ता के जंतु होते हैं उनका शिकार करके अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। इसके अंतर्गत कई सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना है जैसे मेढक, मछलियां, पक्षी व भेड़िया आदि। फिर इसके बाद देखिए तृतीयक उपभोक्ता या टर्सरी कंज्यूमर्स की यदि बात आती है तो ये भी प्रायः मांसाहारी होते हैं तथा द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। ये स्वयं किसी का शिकार नहीं होते हैं इसीलिए इन्हें हम उच्चतम उपभोक्ता भी कहते हैं। तो देखिए टर्सरी कंज्यूमर्स की जब भी बात आती है तृतीयक उपभोक्ता की तो ये प्रायः मांसाहारी होते हैं तथा ये द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं को मार करके उनका भक्षण करते हैं। इनका स्वयं कोई शिकार नहीं कर सकता है
इसीलिए इन्हें हम टॉप कंज्यूमर्स यानी कि उच्च उपभोक्ता भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बड़ी मछलियां होती है तालाब में, इसके अलावा बाज, शेर, चील, बाघ आदि ये सभी के सभी टर्सरी कंज्यूमर्स यानी कि तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। इसके बाद देखिए अपघटक, जो जैविक घटकों में तीसरा भाग है वो है अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। ये प्रायः मृतोपजीवी होते हैं अर्थात सैप्रोफाइटिक होते हैं। इसके अंतर्गत सभी के सभी मृत जीव आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज हो गया, इसके अलावा फंगाई यानी कि कवक आदि। ये क्या करते हैं कि जो मृत जीव हो जाते हैं, मृत जीवों के अंदर जो उपस्थित जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको अपघटित करके सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बायोटिक कंपोनेंट या किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो जैविक घटक होते हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इकोसिस्टम के जैविक घटकों का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो है समष्टि व समुदाय के मध्य अंतर। तो देखिए समष्टि व समुदाय के मध्य यदि हम अंतर समझें तो समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन और समुदाय का मतलब होता है कम्युनिटी। तो समष्टि का मतलब देखिए क्या होता है, समष्टि या आबादी जो है एक ही जाति के जीवधारियों का वह समूह है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं। किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले एक विशेष प्रकार की जातियों का जो समूह है वही क्या कहलाता है, समष्टि कहलाती है अर्थात पॉपुलेशन कहलाती है। तो समष्टि जो है बेसिकली एक ही जाति के जीवधारियों का एक ऐसा समूह है जो पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र में निवास करती है। तो किसी भी एक क्षेत्र में निवास करने वाली एक जाति के पूरे स्पीशीज को हम क्या कहेंगे, समष्टि या पॉपुलेशन कहेंगे। वहीं समुदाय की यदि बात आती है तो देखिए किसी भी क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की समष्टियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। अब जब कई जातियों के समष्टि आपस में मिलते हैं तो एक समुदाय का निर्माण होता है। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि कई समष्टियों के समूह को हम क्या कहते हैं, समुदाय या कम्युनिटी कहते हैं। दूसरा डिफरेंस आपको इनमें याद रखना है कि समष्टि में केवल अंतः जातीय संघर्ष होता है, यानी एक ही जातियों के मध्य आपस में संघर्ष होता है, जबकि समुदाय में अंतर जातीय संघर्ष होता है अर्थात आपस में कई सारी स्पीशीज के मध्य संघर्ष होता है। तीसरा डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो समष्टि होते हैं, समष्टि अकेले जीवित नहीं रह सकते हैं। वहीं समुदाय की यदि हम बात करते हैं तो ये अकेले जीवित रह सकते हैं क्योंकि इनमें कई सारी समष्टियां आपस में साथ रह के जीवन यापन करती है। आखिरी डिफरेंस देखिए इसमें क्या है कि समष्टि जो होते हैं ये संपूर्ण परितंत्र को प्रदर्शित नहीं करती हैं, वहीं समुदाय जो है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम या किसी भी परितंत्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है समष्टि व समुदाय के मध्य अंतर। तीसरा क्वेश्चन है आज का, जलोदभिद पादपों में पाए जाने वाले अनुकूलन। तो देखिए जो भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट है इनमें एडाप्टेशन कितने प्रकार का होता है वो जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बट आपको यहां पे एक चीज ध्यान देनी है कि जो जलोदभिद पादप होते हैं इनमें एडाप्टेशन या अनुकूलन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे या तो ऐसा पूछ देगा कि जलोदभिद पादपों में पाए जाने वाले आकार की अनुकूलन को समझाइए, या आपसे ऐसा कह सकता है कि शारीरिकी अनुकूलन को समझाइए, या आपसे कह सकता है कि प्रकार्यात्मक अनुकूलनों को समझाइए। तो आपको तीनों प्रकार के अनुकूलन समझना है। तो सबसे पहले यदि बात करें जलोदभिद यानी कि हाइड्रोफाइट प्लांट की, तो इनमें पाए जाने वाले आकारिकीय अनुकूलन देखते हैं। तो पहला आकारिकीय अनुकूलन क्या है, देखिए कि कीचड़ में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको यदि छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी जो जलीय पादप होते हैं उनमें मूल रोम अनुपस्थित होते हैं। तो पहला तो आपने क्या देखा कि हाइड्रोफाइटिक प्लांट में अधिकतर पादपों में मूल रोम क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अगला देखिए एडाप्टेशन क्या है कि कुछ पौधे जो होते हैं जैसे इक्वार्निया हो गई यानी जलकुंभी, इसके अलावा ट्रापा यानी कि सिंघाड़ा और पिस्टिया आदि, इनकी जड़ों में मूल टोप का अभाव होता है। तो दूसरा अनुकूलन आपको याद रखना है कि इनमें जो है मूल टोप का अभाव होता है जो कि इनको तैरने में बेसिकली सहायता प्रदान करता है। अगला देखिए अनुकूलन क्या है कि जलमग्न जो पादप होते हैं जैसे हाइड्रिला आदि में तना जो होता है वो लंबा, पतला एवं लचीला हो जाता है। तो देखिए तीसरा अनुकूलन क्या है कि जलमग्न जो पादप होते हैं अर्थात ऐसे पौधे जो कि जल में मग्न होते हैं अर्थात पूरी तरह से डूबे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रिला आदि, इनमें जो तना होता है वो लंबा हो जाता है, पतला हो जाता है और लचीला हो जाता है। चौथा देखिए अनुकूलन क्या है, आकारिकीय अनुकूलन, की इन पौधों में जो प्रजनन होता है वो रनर के माध्यम से, स्टोलन के माध्यम से, ट्यूबर आदि के माध्यम से संपन्न होता है। तो चौथा एडाप्टेशन क्या है, इनमें अनुकूलन के लिए भी, प्रजनन के लिए भी इनमें कई प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं।
अगला है कुछ प्लावी पौधे जो होते हैं, अर्थात जो पौधे तैरते रहते हैं जल की सतह पर, जैसे जलकुंभी हो गई यानी कि कॉर्निया और ट्रापा आदि पौधों में जो पत्तियां होती है, पत्तियों में जो पर्णवृंत होते हैं वो फूले हुए एवं स्पंजी होते हैं जिसमें कि हवा भरी होती है, और यह गुण पौधों को तैरने में सहायता करता है। तो जलोदभिद पादपों में आप पाएंगे कि इनमें जो पर्णवृंत होते हैं वो फूले हुए होते हैं एवं स्पंजी होते हैं जिन पर की हवा भरी होती है, और ये पौधे को हल्का बनाते हैं जो कि पौधे को तैरने में सहायता करते हैं। फिर देखिए इसके बाद शारीरिकीय अनुकूलन देखते हैं। तो शारीरिकीय अनुकूलन में देखिए जो पहला अनुकूलन होता है वो ये है कि इनकी जो बाह्य त्वचा यानी कि जो एपिडर्मिस होती है उनमें क्लोरोफिल का पूर्णतया अभाव होता है। तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट में आप अधिकतर पाएंगे कि जो इनकी बाह्य त्वचा होती है, जो एपिडर्मिस होती है, उनमें क्लोरोफिल का पूर्णतया अभाव होता है। दूसरा देखिए क्या है अनुकूलन, शारीरिकीय अनुकूलन की इनमें जो रंध्र होते हैं यानी जो स्टोमेटा होते हैं, इनमें प्रायः अभाव होता है रंध्रों या स्टोमेटा का, तथा ये क्रियाहीन होते हैं, और इनमें यदि पाई भी जाएगी तो वो क्रियाहीन होंगे, किसी प्रकार से उनका काम नहीं होगा। तीसरा अनुकूलन देखिए क्या है कि अनेक प्लवक जो होते हैं पौधों की पत्तियों में जल रंध्र पाए जाते हैं। तो अनेक जो प्लवक पौधे होते हैं उन प्लवक पौधों की पत्तियों में जल रंध्र या हाइड्रोथोड पाए जाते हैं जिनके माध्यम से जल को वो बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रकार्यात्मक अनुकूलनों में पहला अनुकूलन क्या है कि इन पौधों में जो गैसें होती है, गैसों का आदान प्रदान भी इनकी बाह्य त्वचा के द्वारा ही होता है। तो कोई भी मान लीजिए जो पदार्थ अंदर भरा है वो बाह्य त्वचा के माध्यम से बाहर निकल सकता है, यानी जो गैसों का एक्सचेंजेस है वो किसके माध्यम से होता है, एपिडर्मिस के माध्यम से होता है, बाह्य त्वचा के माध्यम से होता है। दूसरा एडाप्टेशन देखिए क्या है प्रकार्यात्मक में कि इन पौधों में जो पुष्पन होता है यानी जो फ्लावरिंग होती है एवं इसके अलावा जो फल निर्माण होता है वो कम होता है। आप अक्सर पाएंगे कि जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते हैं अर्थात जो जलीय पादप होते हैं इनमें आप पाएंगे कि बहुत कम मात्रा में फलों का निर्माण होता है क्योंकि फ्लावरिंग कम होती है। फिर इसके बाद देखिए अगला अनुकूलन क्या है इनमें कि जो अनेक पादप प्लवक पौधे होते हैं इनकी पत्तियों में जल रंध्र तो पाए ही जाते हैं जो कि पादप शरीर में उपस्थित जल की अतिरिक्त मात्रा को कम करते हैं। तो पौधों में यदि अतिरिक्त मात्रा में जल की उपस्थिति है तो उसको कम करने के लिए जल रंध्र या हाइड्रेटोड पाए जाते हैं जिनके माध्यम से जल क्रमशः बाहर निकलता रहता है। अब इसके बाद देखिए जो मरुदभिद पौधे यानी कि जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं उनमें कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं उनको समझते हैं। तो देखिए मरुदभिद पादपों में यदि हम देखें तो बेसिकली मरुदभिद पादप तो आपको पता ही होगा कि कुछ ऐसे पादप होते हैं या ऐसे आवासों के प्रति अनुकूलित होते हैं कुछ पादप जहां पर पानी की मृदा में कमी होती है, अर्थात पानी की कमी वाले स्थानों पर जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं वो बेसिकली जीरोफाइटिक प्लांट यानी कि मरुदभिद पादप कहलाते हैं। तो मरुदभिद पादपों में देखिए कई प्रकार से अनुकूलन पाया जाता है। तो सबसे पहले जो आकारिकीय अनुकूलन है यानी जो मार्फोलॉजिकली एडाप्टेशन है वो हम देखेंगे। तो मार्फोलॉजिकली एडाप्टेशन को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो रूट में यानी कि जड़ों में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं उनको देखेंगे। इसके बाद तनों में और फिर पत्तियों में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए जड़ों में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। पहला अनुकूलन तो ये है कि जो शाकीय मरुदभिद होते हैं अर्थात ऐसे मरुदभिद जो कि शाकीय यानी कि हर्ब होते हैं, जैसे कि एस्पेरेगस यानी कि जो सतावर का पौधा होता है जिसको कि एस्पेरेगस रेसिमोसस इसका बोटेनिकल नेम होता है। सतावर में आप पाएंगे कि इनकी जो जड़ें होती है वो क्या होती है, मांसल होती है, और जो जड़ें मांसल होती है ये अत्यधिक मात्रा में जल की मात्रा को संग्रहित करके रखती हैं, यानी जल का संग्रहण करने के लिए इनमें आप पाएंगे कि जो जड़ें होती है वो रूपांतरित होती है, मांसल हो जाती हैं, जो कि जल की अत्यधिक मात्रा को संग्रहित करके रखती हैं। दूसरा जड़ों में पाए जाने वाला अनुकूलन क्या है कि कुछ मरुदभिद पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है और ये पादप प्रजनन में सहायता करती हैं। तो कुछ मरुदभिद पादप ऐसे भी होते हैं जिनकी जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है और ये अपस्थानिक कलिकाएं बाद में एक नए पादप को जन्म देने की क्षमता इनके अंदर हो जाती है, अर्थात ये पादप प्रजनन में भी सहायता करती हैं। फिर इसके बाद आप पाएंगे तीसरा जो अनुकूलन है जड़ों में पाए जाने वाला वो ये है कि जड़ों के जो अग्रभाग होते हैं उनमें मूल टोप जो होता है वो उपस्थित होता है, जो कि बाएं से जड़ों की रक्षा करता है। मतलब बाहरी आवरणों से आप कह सकते हैं कि जड़ों की रक्षा करने का काम करता है कौन सा, मूल टोप। और आपने ये भी देखा था कि मूल टोप का अभाव होता है किसमें, हाइड्रोफाइट्स के अंदर। तो हाइड्रोफाइट्स में आप पाएंगे कि मूल टोप का अभाव होता है, जबकि जीरोफाइटिक के अंदर जो जड़ें होती है उनमें मूल टोप उपस्थित होते हैं जो कि बाएं आवरणों से जड़ों की रक्षा करते हैं।
अब देखिए तनों में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। तो इन पौधों का जो तना होता है, पहला नंबर तो अनुकूलन ये है कि इन पौधों का जो तना होता है ये प्रायः काष्ठीय होता है, अर्थात लकड़ी नुमा होता है, शुष्क एवं कठोर तथा मजबूत होता है। यह एक कठोर छाल के द्वारा घिरा होता है। तो तनों में आप पाएंगे कि तनों की सेफ्टी के लिए एक प्रकार से आप पाएंगे कि तनों के चारों ओर एक छाल का निर्माण हो जाता है, अर्थात तना चारों तरफ से एक छाल के द्वारा घिरा होता है। दूसरा अनुकूलन इनमें क्या है कि जो कैक्टेसी कुल के पादप होते हैं, तो कैक्टेसी कुल के सदस्यों में जो तना होता है वो मांसल होता है एवं पत्ती नुमा होता है, जिसे हम फिल्लोक्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम फिल्लोक्लेड कहते हैं। तथा जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ऐसे तने हरे रहते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। यानी जो फिल्लोक्लेड रूपांतरित रचना हो जाती है, इन पौधों में तने जो होते हैं ये प्रायः हरे होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण का भी काम करते हैं। तो इनमें एक अनुकूलन यह भी होता है कि कैक्टेसी कुल के जो सदस्य होते हैं इनमें जो तना होता है वो मांसल एवं पत्तीनुमा हो जाता है, जिसे कि हम फिल्लोक्लेड कहते हैं, और इनमें तना जो है प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करता है। तीसरा देखिए तनों में पाए जाने वाला अनुकूलन क्या है कि इन पौधों में जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। अतः ये अनुकूलन वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। अर्थात उदाहरण यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे नांगफनी यानी कि ओपुंसिया। नांगफनी में आप पाएंगे कि इनमें जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। अब जब पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाएंगी तो इनको एरिया या क्षेत्रफल मिलेगा कम, जिस कारण से वाष्पोत्सर्जन भी होगा कम। तो वाष्पोत्सर्जन में कमी आने के लिए यह रूपांतरित रचना होती है। अब जब पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है तो अतिरिक्त जल की हानि नहीं होती है। इस प्रकार से देखिए आप पत्तियों में पाए जाने वाले अनुकूलन देखते हैं। तो किसी भी मरुद्भिद पादपों के अंदर जो पत्तियां होती है उनमें कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। तो पहला अनुकूलन तो यह है कि जो मरुद्भिद पादप होते हैं इनकी पत्तियां छोटी होती है। अब जब पत्तियां छोटी होती है जिस कारण से वाष्पोत्सर्जन करने वाले क्षेत्रफल में कमी आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे केजुराइना। इसके अलावा आप बबूल का पौधा भी देखेंगे तो इनमें क्या होता है, जो भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट है उनमें पत्तियां आप देखेंगे छोटी होती है। यदि तो पत्तियों के छोटे होने से क्या होता है कि पत्तियां छोटी है तो क्षेत्रफल कम मिल पाता है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन भी कम मात्रा में होता है, अर्थात जल की हानि भी कम होती है। तो चूंकि ऐसे पौधे जल की कमी वाले स्थानों पर ही उगते हैं तो पहले से वहां जल की कमी है, और मान लीजिए यदि पत्तियां बड़ी होती तो जल की अतिरिक्त मात्रा में हानि होती, अर्थात इनकी पत्तियां छोटी होती है जिस कारण से अतिरिक्त जल की हानि नहीं हो पाती है। दूसरा एडाप्टेशन क्या है, देखिए कि कुछ मरुद्भिद पादप ऐसे होते हैं जैसे एलोए आदि। इनमें आप पाएंगे कि जो पत्तियां होती है वो मोटी हो जाती है, गूदेदार हो जाती हैं एवं मांसल हो जाती हैं, अतः इनमें जल की अत्यधिक मात्रा संचित रहती है। आप एलोवेरा में देखेंगे जो एलोए होता है उनकी जो पत्तियां होती है आप पाएंगे कि मोटी हो जाती है, गूदेदार हो जाती हैं और मांसल यानी कि फ्लैसी हो जाती हैं, और ये अपने अंदर जल की अत्यधिक मात्रा को संचित करके रखती हैं। फिर तीसरा अनुकूलन देखिए क्या है पत्तियों में कि नांगफनी एवं एस्पेरागस की में जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन को कम करती है। तो जाहिर सी बात है जब पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं तो एरिया या क्षेत्रफल में कमी आ जाती है, जिस कारण से वाष्पोत्सर्जन की दर में भी कमी आती है। इसके बाद देखिए किसी भी मरुद्भिद या जीरोफाइटिक प्लांट में कौन कौन से आप पाएंगे शारीरिकीय अनुकूलन हो सकते हैं। तो कम से कम 3 से 4 शारीरिकीय अनुकूलन आपको ध्यान में रखना है। पहला अनुकूलन यह है शारीरिकीय अनुकूलन के अंतर्गत कि इन पौधों में जो तने होते हैं एवं पत्तियां होती है उनकी जो बाह्य त्वचा होती है यानी जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर एक मोटी उप त्वचा पाई जाती है। फिर देखिए दूसरा क्या है यहाँ पे कि जो बाह्य त्वचा होता है, बाह्य त्वचा यानी जो एपिडर्मिस होती है उसकी जो भित्तियां होती है उनका मोटा होना, और इससे वाष्पोत्सर्जन दर कम होती है। जब भित्ति यानी वाल जो है मोटी होगी तो इससे वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होगी, कम होगी। तीसरा अनुकूलन क्या है कि इन पौधों में जो रंध्र होते हैं उनकी संख्या कम होती है तथा ये पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं। जब पत्तियों में रंध्रों की संख्या कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, जाहिर सी बात है कि कम होगा। फिर चौथा अनुकूलन इनमें क्या है कि इन पौधों में जो तने होते हैं तनों में धंसे हुए रंध्र पाए जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी जीरोफाइटिक यानी कि मरुद्भिद पादप की। अक्सर आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिनकिन स्टोमेटा यानी कि धंसे हुए रंध्र किन पौधों की विशेषता है। तो आपको याद रखना जीरोफाइटिक यानी कि मरुद्भिद पादपों की विशेषता है जो कि वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। यदि धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं तो ये वाष्पोत्सर्जन को क्या करते हैं, कम करते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहां पे 3 से 4 प्रकार्यात्मक अनुकूलन भी है, इनको भी आपको समझना है।
तो प्रकार्यात्मक अनुकूलन भी या कार्यात्मक अनुकूलन भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला प्रकार्यात्मक अनुकूलन क्या है किसी भी जीरोफाइटिक प्लांट में, कि उच्च परासरण दाब के कारण ये पौधे निर्जलीकरण का सामना करने में सक्षम होते हैं। इनका परासरण दाब यानी कि ऑस्मोसिस प्रेशर जो है क्या होता है, परासरण दाब उच्च होता है, जिस कारण से ये निर्जलीकरण का सामना करने में भी सक्षम होते हैं। अर्थात जब कम पानी मिलेगा तब पर भी ये पौधे अपने आप को वहां पर खड़ा रखने में सक्षम होते हैं, अर्थात स्थिर खड़े रहते हैं वहां पर भी जब भी पानी की कम मात्रा होती है फिर भी। दूसरा प्रकार्यात्मक अनुकूलन क्या होता है, देखिए किसी भी जीरोफाइटिक प्लांट में कि जो नांग, फनी एवं अन्य पौधे होते हैं इनमें जो रंध्र होते हैं वो रात्रि के समय खुलते हैं, अतः दिन के समय रंध्र बंद होने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है और पौधे जल की हानि को कम करते हैं। नांग, फनी एवं अन्य पौधों में आप पाएंगे कि जो रंध्र होते हैं ये रात्रि के समय खुलते हैं, दिन के समय रंध्र बंद होते हैं, रात्रि के समय रंध्र या स्टोमेटा खुलते हैं। अतः जब दिन के समय यहां पे रंध्र बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार से पौधे से जल की हानि भी क्या होती है, कम होती है। तीसरा प्रकार्यात्मक अनुकूलन क्या होता है कि इन पौधों में जो कोशिका द्रव्य होती है उनकी सांद्रता काफी अधिक होती है, जिसके कारण परासरण दाब भी बहुत अधिक होता है, अतः वाष्पोत्सर्जन की दर में क्या होती है, कमी आती है। तो आप पाएंगे कि इन पौधों में जो कोशिका द्रव्य की सांद्रता होती है काफी अधिक होती है, जिसके कारण से परासरण दाब भी बहुत अधिक होता है, अतः वाष्पोत्सर्जन की दर में क्या होती है, कमी आती है। तो इस प्रकार से देखिए यहां पे हमने आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपके 3 या 4 नंबर में आने की इनकी पूरी संभावना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इसके पहले भी हमने आपको कई सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी है, अभी तक आप यदि नहीं देखें तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।